आमतौर पर ना जब हम सपनों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी तस्वीरें उभरती हैं। मतलब एक शानदार घर, एक बहुत ही सफल करियर या फिर दुनिया भर की यात्रा करने का ख्याल। हाँ बिल्कुल। एक सीधा सा गणित लगता है कि इंसान एक बड़ा लक्ष्य तय करता है और फिर उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। मैं अक्सर यही सोचती थी। हाँ, और ये एक बहुत ही आधुनिक नजरिया है जहां महत्वाकांक्षाओं को मापना आसान होता है। मतलब उनके पीछे एक स्पष्ट आर्थिक तर्क होता है। सही कहा। लेकिन जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जिंदगी का सबसे बड़ा सपना किसी इंसान के पूरे अस्तित्व और समाज में उसकी हैसियत का पैमाना सिर्फ एक गाय हो। एक गाय सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जो देखते ही देखते एक बहुत ही खतरनाक जाल में तब्दील हो जाता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, आज हम जिन साहित्यिक विश्लेषणों और यूनिवर्सिटी के नोट्स को खंगाल रहे हैं, खासकर जो CVRU के विस्तृत अध्ययन सामग्री से लिए गए हैं, वो हमें मुंशी प्रेमचंद के महानतम उपन्यास गोदान के पन्नों में ले जाते हैं। गोदान मतलब भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य यहाँ होरी महतो नाम के एक साधारण किसान की उस लंबी और दर्दनाक लड़ाई की परतों को खोलना है जो सामंती व्यवस्था, कर्ज के भारी बोझ और झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच लड़ी गई। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ऊपरी तौर पर ये 1930 के दशक के भारत की कहानी लग सकती है, लेकिन इसके भीतर कर्ज और दिखावे का जो ताना बाना है ना, वो आज के समाज की भी कड़वी सच्चाई बयान करता है। हाँ, और उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह सिर्फ एक किसान की कहानी तक सीमित नहीं रहता, एक पूरी कृषि अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को बेनकाब करता है। सही बात है, पूरी व्यवस्था घूमती है। तो कहानी के इसी केंद्र बिंदु से शुरुआत करते हैं। होरी एक बेहद गरीब किसान है। उसके जीवन का बस एक ही सपना है कि उसके दरवाजे पर एक पछुइया गाय बंधी हो। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं था, उस ग्रामीण समाज में गाय का होना समृद्धि, धर्म और सबसे बढ़कर सम्मान का प्रतीक था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए होरी भोला नाम के एक ग्वाले से 80 रुपए के कर्ज पर गाय लेता है। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, वो दिलचस्प बात यह है कि वो इसके बदले में विधुर भोला की दूसरी शादी कराने में मदद करने का वादा करता है। मतलब एक तरह का सौदा। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। होरी की ये तरकीब दिखाती है कि वो कोई सीधा सादा अज्ञानी व्यक्ति नहीं है जो बिना सोचे समझे कदम उठा रहा है। वो अपना दिमाग लगा रहा है। हाँ, वो अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए व्यवस्था में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि होरी की कमजोरी क्या है और वो उसका फायदा उठाता है। लेकिन असली त्रासदी ये नहीं है कि होरी चालाक बनने की कोशिश करता है, बल्कि वो व्यवस्था है जो अंततः उसकी हर चालाकी को निगल जाती है। और वो व्यवस्था है साहूकारों और जमींदारों का एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। दुलारी, मंगरू और पंडित दाता दीन जैसे महाजन उस गांव के वो किरदार हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, वही असली धागे खींच रहे हैं। नोट्स में एक जगह स्पष्ट लिखा है कि होरी अपने कर्ज के मूलधन से 2 गुना ब्याज चुका चुका है, लेकिन उसका कर्ज जस का तस खड़ा है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में कोई एक क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से भारी ब्याज पर लोन ले ले। और यहाँ बात किसी नई गाड़ी या टीवी की नहीं हो रही है, यहाँ बात केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने की है। यही वो बिंदु है जहां हमें उस दौर के अर्थशास्त्र को समझना होगा। साहूकारी व्यवस्था इस तरह से डिजाइन ही नहीं की गई थी कि कर्ज कभी चुकता हो सके। अच्छा, तो इसका मकसद क्या था? कर्ज असल में पीढ़ियों को गुलाम बनाए रखने का एक उपकरण था। मतलब ब्याज दरें इतनी मनमानी होती थीं कि किसान अपनी पूरी फसल बेचकर भी केवल ब्याज का कुछ हिस्सा ही चुका पाता था। मूलधन तो वहीं का वहीं रहता था। बाप रे! लेकिन यहाँ एक बात मुझे सच में हैरान करती है। एक तरफ होरी कर्ज के इस दलदल में गले तक धंसा है, दूसरी तरफ उसकी किसानी अंतरात्मा देखिए। वो बोला वाला वाकया। हाँ,
जब उसे पता चलता है कि जिस भोला से उसने गाय ली थी उसके पास अपने जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं है, तो होरी अपना भूसा उसे मुफ्त में दे देता है। हाँ, ये बहुत ही गहरा क्षण है। जबकि खुद होरी के परिवार के पास खाने के लाले पड़े हैं। मतलब मैं बस ये सोच रही थी कि जब होरी की हालत इतनी खराब थी तो उसने ये गाय का सपना छोड़ क्यों नहीं दिया? क्या ये एक तरह की मूर्खता नहीं थी कि जो चीज आपको बर्बाद कर रही है आप उसी से चिपके रहे? इसे मूर्खता कहना शायद जल्दबाजी होगी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम इसे आज के लाभ हानि वाले चश्मे से देख रहे हैं। तो उस समय का चश्मा क्या था? उस दौर के ग्रामीण समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा ही एक गरीब इंसान की एकमात्र पूंजी होती थी, मतलब सोशल कैपिटल। अगर समाज में आपकी इज्जत नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब गाय उस इज्जत का सबूत थी। बिल्कुल, गाय उस सामाजिक पूंजी का सबसे बड़ा प्रमाण थी। वो इस बात का सबूत थी कि होरी अभी भी एक सम्मानित किसान है, कोई मामूली मजदूर नहीं। इसलिए वो इस सपने को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसे छोड़ने का मतलब था समाज में अपना वजूद मिटा देना। होरी मूर्ख नहीं है, वो बस उस व्यवस्था का एक असहाय मोहरा है जहां इज्जत बचाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और यही इज्जत अंततः उसके अपने परिवार को दीमक की तरह चाट जाती है, क्योंकि जैसे ही वो बहुप्रतीक्षित गाय घर आती है, ईर्ष्या का ऐसा जहर फैलता है कि खून के रिश्ते ही दुश्मन बन जाते हैं। ये बहुत ही दुखद हिस्सा है। हाँ, स्रोत सामग्री में ये साफ तौर पर उभर कर आता है कि कैसे अत्यधिक गरीबी पारिवारिक बंधनों को नष्ट कर देती है। होरी का छोटा भाई हीरा, जो खुद भी भयंकर गरीबी में जी रहा है, अपने भाई की इस सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इतनी ईर्ष्या से भर जाता है कि चुपके से उसी गाय को जहर दे देता है, मतलब अपने ही भाई का नुकसान। ये गरीबी के मनोविज्ञान का सबसे क्रूर उदाहरण है। जब संसाधन बहुत सीमित होते हैं ना, तो इंसान का नजरिया सिकुड़ जाता है। सही बात है। हीरा के लिए उसके भाई के घर में बंधी गाय पूरे परिवार की प्रगति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वो उसकी अपनी हीनता और विफलता का एक जीता जागता आईना बन गई थी। अत्यधिक अभाव लोगों को इस हद तक असुरक्षित बना देता है कि एक भाई की सफलता दूसरे को सीधा खतरा लगने लगती है। लेकिन इसके बाद की घटना किसी पागलपन से कम नहीं लगती। गाय मरने के बाद गांव में पुलिस छानबीन करने आती है। पुलिस का आना तो और भी बुरा संकेत था। हाँ, होरी जिसका इकलौता सपना टूट गया है, जिसकी गाय मारी गई है, वो अपने ही भाई हीरा को बचाने के लिए उसी पुलिस को रिश्वत देता है और इसके लिए वो और अधिक कर्ज में डूब जाता है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब ये तो बिल्कुल उस चोर को अपने ही पैसे देने जैसा है जिसने आपकी इकलौती गाड़ी चुराई हो ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार ना करे। होरी ऐसा क्यों करता है? धनिया जो उसकी पत्नी है, इसका कड़ा विरोध करती है और देखा जाए तो धनिया बिल्कुल सही है। धनिया निश्चित रूप से यथार्थवादी है। वो जानती है कि ये कदम परिवार को पूरी तरह तबाह कर देगा, लेकिन होली के इस व्यवहार को समझने के लिए हमें उस जैविक टैक्स या बायोलॉजिकल टैक्स की अवधारणा को समझना होगा। जैविक टैक्स, इसका यहाँ क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ। इसे इस तरह देखिए, जब एक अमीर व्यक्ति किसी को क्षमा करता है या दान देता है तो उसकी सेहत या उसके भोजन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, उसके लिए आदर्शवाद एक विलासिता है, एक लग्जरी। लेकिन जब होरी जैसा दरिद्र इंसान अपने भाई को माफ करता है और पुलिस को रिश्वत देता है, तो वो इसकी कीमत अपने शरीर से चुकाता है। वो खुद भूखा सोता है, उसकी पत्नी और बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। ये शारीरिक कीमत ही जैविक टैक्स है, जो गरीबी उन लोगों पर लगाती है जो अपने आदर्शों को नहीं छोड़ पाते। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, होरी कैरियर से युक्त परिवार की मर्यादा और बड़े भाई का धर्म निभाना इतना महत्वपूर्ण है कि वो इसके लिए अपनी और अपने परिवार की हड्डियां तक गलाने को तैयार है। हाँ, नोट्स में अध्याय 27 का जिक्र है, जहां हीरा बीमारी और भूखमरी से टूटकर एक भिखारी के रूप में लौटता है। तब भी होरी उसे अपनाता है, जबकि धनिया जानती है कि इसका मतलब है एक और भूखे पेट का बोझ उठाना। बिल्कुल, धनिया का गुस्सा पूरी तरह से जायज है। और यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि होरी के इस आत्मघाती आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत एक नई आवाज भी उभरती है, और वो आवाज है होरी का अपना 16 साल का बेटा गोबर। हाँ, गोबर कहानी में एक नया नजरिया लाता है। गोबर अपने पिता की इस जी हुजूरी और धर्म वाली मानसिकता को सिरे से खारिज करता है।
वो खुलकर कहता है कि अमीर लोग सिर्फ गरीबों के श्रम पर पलने वाले परजीवी हैं। उसकी बातों में मार्क्सवादी झलक है। सुनने में गोबर का ये विद्रोह बहुत तार्किक और आधुनिक लगता है, लेकिन जब गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया से प्रेम प्रसंग में पड़ता है और झुनिया गर्भवती हो जाती है, तो गोबर जिम्मेदारी लेने के बजाय रातों रात शहर मतलब लखनऊ भाग जाता है। ये उसका एक बहुत ही कमजोर पल है। तो मैं सोच रही थी, क्या गोबर सच में कोई विद्रोही था या उसका ये कदम सिर्फ एक कायरता थी जिसने होरी की मुश्किलें और बढ़ा दी? गोबर का चरित्र बहुत जटिलता से बुना गया है। उसका शहर भाग जाना केवल एक व्यक्तिगत पलायन नहीं है, बल्कि ये उस दौर में हो रहे एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब गांव से शहर की ओर पलायन। हाँ, एक किसान का अपनी जमीन छोड़कर शहर में एक मजदूर या कहें सर्वहारा वर्ग का हिस्सा बन जाना। गोबर पुरानी व्यवस्था के खोखलेपन को तो समझता है, लेकिन उसके पास नई व्यवस्था का सामना करने की कोई नैतिक ताकत नहीं है। सही कहा। और उसके इस कदम का सबसे भयानक परिणाम गांव में पीछे छूट गए होरी और धनिया को भुगतना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जब होरी और धनिया गर्भवती झुनिया को अपने घर में पनाह देते हैं, तो गांव की पंचायत, जिसका नेतृत्व वही पंडित दाता दीन कर रहा है, उन पर भारी जुर्माना लगा देती है। और इसी प्रक्रिया को समाजशास्त्र में प्रतीकात्मक हिंसा या सिंबॉलिक वायलेंस कहा जाता है। प्रतीकात्मक हिंसा मतलब बिना हथियार उठाए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना। बिल्कुल सही। पंचायत ने होरी को शारीरिक रूप से नहीं पीटा, उन्होंने नैतिकता, धर्म और समाज के नियमों का इस्तेमाल एक अदृश्य हथियार के रूप में किया। उन्होंने झुनिया को पनाह देने को एक पाप घोषित किया और इस पाप की सजा के तौर पर होरी पर इतना भारी आर्थिक दंड लगा दिया कि उसकी बची कुची कमर भी टूट गई। ये तो सरासर अन्याय है। हाँ, ये प्रतीकात्मक हिंसा इसलिए है क्योंकि समाज के रसूखदार लोग अपने बनाए नियमों का इस्तेमाल गरीबों को आर्थिक रूप से निचोड़ने और उन्हें उनकी औकात में रखने के लिए करते हैं। बाप रे। और इस प्रतीकात्मक हिंसा का सबसे दर्दनाक असर तब दिखता है जब बेटियों की शादी की बात आती है। हमारी स्रोत सामग्री इस बात पर खास जोर देती है कि कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा की झूठी चाहत इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है। बेटियों की शादी वाला हिस्सा सच में दिल दहला देने वाला है। हाँ, होरी की बड़ी बेटी सोना की शादी बिना दहेज के हो सकती थी, लेकिन धनिया, जो अब तक इतनी यथार्थवादी थी, वो भी झूठी प्रतिष्ठा के जाल में फंस जाती है। वो बिना दहेज की शादी करने से मना कर देती है, जिसके लिए होरी को फिर से साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। धनिया का ये बदलाव दिखाता है कि कोई भी उस सामाजिक दबाव से अछूता नहीं है। गांव में बिना दहेज के बेटी विदा करना ये स्वीकार करने जैसा था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मतलब वो बस दुनिया की नजरों में खुद को सही दिखाना चाहते थे। हाँ, वे अपनी आखिरी बची हुई गरिमा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही उसकी कीमत उन्हें कर्ज के एक नए और गहरे कुएं में धकेल रही थी। और ये कुआं कितना गहरा है, ये सबसे छोटी बेटी रूपा के प्रसंग में पता चलता है। कर्ज के बोझ तले होरी इस कदर दब जाता है कि उसे अपनी सबसे छोटी बेटी रूपा की शादी राम सेवक नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करनी पड़ती है। बहुत ही मार्मिक स्थिति है ये। और इसके लिए होरी बाकायदा कन्या शुल्क, या जिसे ब्राइड प्राइस कहते हैं, वो लेता है। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर धर्म और मर्यादा की दुहाई दी, उसे अपनी ही बेटी का सौदा करना पड़ता है। ये शायद होरी की सबसे बड़ी नैतिक हार थी। ये पूरे उपन्यास का एक बहुत ही विचलित करने वाला पड़ाव है। यहाँ व्यवस्था पूरी तरह से जीत जाती है और इंसान हार जाता है। होरी के पास अब कोई आदर्श नहीं बचा है, केवल एक नंगा यथार्थ है जहां पेट की भूख और कर्ज का दबाव हर तरह की नैतिकता को निगल चुका है। अभी तक हमने गांव की इस घुटन भरी दुनिया को देखा, लेकिन स्रोतों में एक समानांतर दुनिया का भी विस्तृत वर्णन है, शहर और उच्च वर्ग की दुनिया। और यहाँ जो पाखंड नजर आता है वो एक अलग ही स्तर का है। हाँ, प्रेमचंद ने दोनों दुनियाओं का बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट दिखाया। और हाँ, यहाँ श्रोताओं को ये साफ कर देना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ स्रोतों में दिए गए तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो शोषक वर्ग की असलियत दिखाते हैं, चाहे वो गांव के हों या शहर के। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ विश्लेषण करना है। उपन्यास की संरचना ही ऐसी है जो इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखती है। उदाहरण के लिए राय साहब को ही लीजिए। वो एक जमींदार हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं
और देश के लिए जेल जाने का दावा भी करते हैं। लेकिन जब उन्हें रामलीला का भव्य आयोजन करना होता है तो वो होरी जैसे भूखे किसानों से 500 रुपए का चंदा ऐंठते हैं। विडंबना देखिए ना। और उसी रामलीला में होरी को माली का किरदार निभाना पड़ता है। दूसरी तरफ शहर में मिस्टर खन्ना है, एक उद्योगपति जो अपने कारखाने के मजदूरों की मजदूरी कम कर देते हैं, जिसके कारण हड़ताल होती है। और इसी उच्च वर्ग के घेरे में मिस मालती और मिस्टर मेहता जैसे बौद्धिक लोग भी हैं। इन दोनों के बीच दर्शन, समाज सुधार और महिलाओं की भूमिका को लेकर लंबी लंबी बहसें होती हैं। हाँ, वो बस बातें ही करते हैं। मिस्टर मेहता आदर्शवाद पर बड़े बड़े भाषण देते हैं और मिस मालती, जो शुरुआत में केवल हाई सोसाइटी पार्टियों की शान हुआ करती थी, बाद में खुद को गरीबों की सेवा में समर्पित कर देती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? एक तरफ गांव में लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ शहर में लोग दर्शन पर बहस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बड़ी कंपनी का सीईओ किसी 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में बैठकर तनाव और वर्क लाइफ बैलेंस पर भाषण दे रहा हो, जबकि उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को ये नहीं पता कि उनके घर में रात का खाना बनेगा या नहीं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि बौद्धिक वर्ग यानी इंटेलिजेंशिया की हमदर्दी और उनकी चिंताएं कितनी अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। हाँ, मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। मिस्टर मेहता और मालती के लिए समाज सेवा करना या दर्शन पर बात करना एक विकल्प है, या उनके जीवन का एक हिस्सा है जिसे वे जब चाहें चुन सकते हैं या छोड़ सकते हैं। लेकिन होरी के लिए चिलचिलाती धूप में पसीना बहाना कोई विकल्प नहीं है, वह उसकी नियति है। बहुत सही कहा आपने। अमीर लोगों के दुख दार्शनिक और मानसिक होते हैं, लेकिन गरीबों के दुख पूरी तरह से जैविक होते हैं। वे सीधे पेट की भूख और शरीर के टूटने से जुड़े होते हैं। स्रोत में दी गई वो पंक्ति इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो मानवीय संवेदनाओं को नष्ट कर देती है। और यही नियति अंततः हमें इस कहानी के सबसे खौफनाक और दर्दनाक चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स तक ले जाती है। जिंदगी भर खेती करने के बाद कर्ज का ब्याज चुकाते चुकाते होरी की जमीन छिन जाती है। वो अपनी जमीन खो देता है। एक किसान के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? हाँ, 60 साल से अधिक उम्र का होरी, जिसका शरीर अब जवाब दे चुका है, चिलचिलाती धूप में सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करने लगता है। एक स्वतंत्र किसान से वो अब एक दिहाड़ी मजदूर बन गया है। और इसी भीषण गर्मी में लगातार काम करते हुए उसे लू लग जाती है। वो चक्कर खाकर गिर पड़ता है। होरी का वो गिरना कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है, ये उस व्यवस्था का अंतिम प्रहार है जो दशकों से उसे धीरे धीरे मार रही थी। और जब वो अपनी मृत्युशैया पर पड़ा होता है, जब उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं, तब गांव के बड़े बुजुर्ग और पंडित दातादीन वहां आते हैं। हाँ, ये कहानी का सबसे क्रूर पल है। वे होरी की पत्नी धनिया से कहते हैं कि होरी की आत्मा की शांति के लिए, उसे मोक्ष दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, उन्हें गोदान करना होगा, मतलब एक गाय का दान। ये विडंबना इतनी क्रूर है कि रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अपना खून, अपना पसीना सिर्फ इसलिए बहा दिया ताकि उसके पास एक गाय हो, आज जब वो मर रहा है तो वही व्यवस्था उसकी आत्मा को बचाने के नाम पर उससे एक गाय मांग रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या इस तरह के अनुष्ठान इंसान की भलाई के लिए बनाए गए थे, या वे सिर्फ आर्थिक शोषण का एक और चतुर तरीका थे? ये अंतिम अध्याय धर्म और अंधविश्वास के नाम पर होने वाले शोषण का सबसे नंगा सच है। जब होरी जिंदा था तब किसी ने उसे एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया, किसी ने उसके कर्ज का बोझ कम नहीं किया, लेकिन अब जब वो मर रहा है तो उससे गाय मांगी जा रही है। ये केवल एक बूढ़े किसान की मौत नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की, उस पुरानी कृषि अर्थव्यवस्था की एक व्यवस्थित हत्या है। और धनिया, जो उम्र भर इस व्यवस्था से लड़ती रही, उसके पास कोई गाय नहीं है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। वो घर के अंदर जाती है और अपनी जीवन भर की मेहनत से बचाए गए अंतिम 20 आने, कुछ मामूली सिक्के लेकर आती है। वो उन सिक्कों को पंडित के पैरों में फेंक देती है और कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे है, यही इनका गोदान है। और
इन्हीं शब्दों के साथ होरी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। धनिया का ये अंतिम कदम कोई धार्मिक समर्पण नहीं है, ये उस पूरी पाखंडी व्यवस्था के मुंह पर मारा गया एक तमाचा है। बिल्कुल, 20 आने फेंक कर वो असल में उस पवित्र अनुष्ठान की सच्चाई को उजागर कर रही हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि एक मरते हुए इंसान को लूटने का आखिरी तरीका था। ये एक ऐसा अंत है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ 1936 के किसी पिछड़े ग्रामीण समाज की कहानी है? लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यदि आज के समाज पर नजर डाली जाए तो तस्वीर कुछ ज्यादा बदली भी नहीं लगती। आज भी कर्ज का वो जाल मौजूद है, बस साहूकारों की जगह बड़ी बड़ी संस्थाओं ने ले ली है। सही कहा। सामाजिक अपेक्षाएं, लोग क्या कहेंगे का डर और दिखावे का दबाव आज भी एक आम इंसान को उसी तरह पीस रहा है जैसे वो होरी को पीस रहा था। बिल्कुल। शोषण के तरीके और उपकरण बदल गए हैं, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक दबाव आज भी उतना ही हिंसक है। प्रतिष्ठा बचाने की वो जद्दोजहद आज भी इंसान से उसका बहुत कुछ छीन लेती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के इस आधुनिक दौर में हमारे अपने स्टेटस सिंबल क्या है? क्या समाज में खुद को साबित करने के लिए हम सभी किसी नए गाय के सपने के पीछे भाग रहे हैं? हाँ, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। चाहे वो कोई चमकती हुई नई गाड़ी हो, शहर के बीचों बीच एक महंगा फ्लैट हो, या फिर सोशल मीडिया पर दिखने वाली एक झूठी जीवन शैली जिसके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी EMI और कर्ज के रूप में गिरवी रख देता है। हाँ, और वो EMI कभी खत्म नहीं होती। तो क्या अंत में वो सपना इंसान को अपना ही गुलाम नहीं बना लेता? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस व्यक्ति को खोजना होगा जो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में अपने गोदान की कीमत चुका रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।